अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड नेगोशिएशंस जो हैं वो एक हॉल्ट पे आ गई थी, और ये प्राइमरीली अमेरिकन नॉन सीरियसनेस की वजह से हुई। इसके बावजूद कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में एक ओपिनियन दिया जा रहा है कि ईरान बड़ा सख्त हो रहा है। ईरान सख्त नहीं हो रहा, ईरान मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस मांग रहा है, बिकॉज वो अपनी पावर प्रोजेक्शन इस वक्त पूरे मतलब पूरे अरेबियन गल्फ और पर्शियन गल्फ के अंदर एक्सटेंड कर रहा है। तो गिवन दैट कंसिडरेशन कि एक चौहत ग्लोबल मार्केट्स की वो जो है वो ईरान की मंशा पे वो प्रैक्टिकली ऑपरेट कर रही हैं, ऑयल सप्लाई की बात कर रहा हूँ, पेट्रोकेमिकल बाय प्रोडक्ट्स की, तो अमेरिकन के पास लेवरेज बहुत कम रह जाती है। गिवन दैट कंसिडरेशन आई थिंक ईरान रीजनेबल एक्ट कर रहा है सरप्राइजिंगली, और इट इज़ अमेरिका जो अनरीजनेबली एक्ट कर रहा है और डिसइंजेनुअस बैड फेथ एक्टर बना हुआ है। और वो काफ़ी क्लियर है डे वन से कि वो नेगोशिएशंस के बारे में कैसे कितना कुछ सीरियस है। पिछले दिनों गालिबन कल या परसों की रिकॉर्डिंग उसमें हमने डिस्कस भी किया था ये, कि JCPOA हो, चाहे वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को मेंटेन करना हो ईरान के ऊपर कि भाई ये आपने नहीं डेवलप करना, या हॉर्मुज़ का कंट्रोल हो, ग्लोबल मार्केट्स के लिए ओपननेस हो, अगर ये दोनों बड़े मेन मुद्दे हैं ईरान के कोट एंड कोट इरेशनैलिटी को बयान करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम्स तो अमेरिका की अग्रेशन और स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म और इस दौर की टर्म जो है एज सदर, उन दोनों से डिफाइंड है। तो अगर उन्हें JCPOA ना रिपील करते जो ओबामा ने डील बनाई थी न्यूक्लियर, तो वो नॉन न्यूक्लियर एनरिचमेंट 60% तक लेके जाते। हम ईरान पे इतने सख्त शदीद हमले ना करते जहाँ अली लरजानी से लेकर आयतुल्ला ख़ामेनी तक आपने हर किस्म के, हर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के मजहबी सियासी पेशवा लीडर को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। ये ना करते कारनामे, तो वो हरमुज़ को भी ना बंद करते, ना वो गल्फ़ की तरफ इतनी आप समझे हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ना बढ़ाते, जंग का इतना बढ़ाता नहीं होता। वर्टिकल जो वॉरफेयर है इसके अंदर, उसके अंदर तो उसकी वर्टिकलिटी में तो ईरान अब इंटेंसिटी नहीं मैच कर सकता ना इसराइल की और अमेरिका की। फैलाव में कर सकता, और उसने करके दिखाया। वो एक वॉर ऑफ डिस्ट्रप्शन लड़ रहा है, वो एक वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं लड़ा। अमेरिका तो डिस्ट्रक्शन स्टाइल लड़ाई करता है ना, शौक है ना, पूरा शहर मैंने ख़त्म कर दिया। ईरान लड़ा है डिसरप्शन का स्टाइल, कि एक बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स की सप्लाई चेन है, उसमें एक 20,000 का ड्रोन मार दो, यूं ठक, इतना सा धमाका, 24 घंटे गए ग्लोबल मार्केट के। 3 दिन बाद एक और 48 घंटे के ग्लोबल मार्केट के। तीसरा मारा आपने हफ्ते बाद, तो पता लगा जी लॉर्ड्स ऑफ लंदन इज नो लॉन्गर गिविंग इंश्योरेंस टू शिपिंग कंपनीज। ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स एक चौहद बंद। डिसरप्शन वो शहर नहीं ख़त्म कर सकता, उसकी शायद डिज़ायर भी नहीं है, शायद उसका वर्ल्ड व्यू भी नहीं है, शायद वो ताकत को इस तरह से देखता ही नहीं है कि मुझे मेरे पास शहर ख़त्म करने की सलाहियत हो। शायद ईरान, अल्लाह करे, जिस तरह से एक इज्तिमाई मुस्लिम दानिश है कि शहर आबाद करने की क़ुव्वत होनी चाहिए हमारे अंदर, शहर ख़त्म करने की नहीं। बहुत बहस हुई है इस उम्मत के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को भी लेके। जहाँ हम एक तरफ कहते हैं कि अल्लाह का फजल है पाकिस्तान ने डेवलप कर लिया, वहाँ इस सवाल भी पूछते हैं कि क्या शहर ख़त्म करना ही ताकत का असल वो उसका वो मायने बनता है। जैसा अहमद जावेद साहब कहते होते हैं, दीवार को तोड़ना या दीवार को गिराना ताकत नहीं है, ताकत दीवार को तामीर करना है। तो अगर ईरान ये फ़िक्र रखता है और वो तामीर करना चाहता है, फ़लस्तीन से लेकर ईरान तक एक वो क्रेसेंट ऑफ एंटी इंपीरियल आज़ाद रियासतें, तो क्या किसी में कहीं भी वो एज ए लास्ट रिजॉर्ट न्यूक्लियर वेपन गिराना चाहेगा? यानी मैं नज़रियाती बात कर रहा हूँ। अगर ये आइडियलिज्म की रेल में है, प्रैक्टिकल रियलिटीज़ फ़र्क होती हैं। आज तो नज़र ये आता है कि मुमकिनात में से है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे, बट द प्रिंसिपल आइडियल स्टिल स्टैंड्स कि क्या शहर ख़त्म करना, यानी अमेरिका की पूरी वॉर डॉक्ट्रिन जो है वो मॉरल और जस्ट डॉक्ट्रिन नहीं है। आप कहेंगे तो उसमें क्या फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। एक प्योरली यूटिलिटेरियन रियलिस्टिक सेंस से जब आप मॉरल हाई ग्राउंड लूज़ कर देते हैं लार्ज इनफ टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप ग्लोबल पराया बनना शुरू कर देते हैं। आप अपनी तमाम ताकतों के बावजूद आप जो इज्तिमाई बेनिफिट है लोगों को वो नज़र आ जाता है उनको कि हमें नहीं मिलना। आज गल्फ़ के सामने अमेरिका एक्सपोज्ड है। अमेरिका का बनाया हुआ ओपेक का निज़ाम, तेल की सप्लाई एंड डिमांड के मैकेनिज़म्स हैं, वो सप्लाई साइड पे ओपेक के ज़रिए कंट्रोल की जाते हैं ना। एक बड़ा कार्टेल है ओपेक, बड़े कार्टेल्स में से, जो ऑयल की सप्लाई को और प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो जो अरब का ओपेक है, आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट ऑयल कार्टेल है, वो अमेरिका की ऐसे मंशा के साथ चलता है और मंशा के बगैर नहीं चलता। उसकी मर्ज़ी है ना। शाह फैसल के मुजाहरे के बाद, 1970s के उस क्रैश के बाद, मेरा ख्याल है अमेरिकन्स ने मैसेज बड़ा क्लियर दिया था, जब
शाह फैसल का बेटा अमेरिका से वापस आता है, जो ही इज़ ऑन ड्रग्स एंड वो हर किस्म की एडिक्शन है उसको। तो आपको पता है कि MK अल्ट्रा के ज़रिए ये मंचूरियन कैंडिडेट भी तैयार कर लेते हैं। मंचूरियन कैंडिडेट कोई चिकन की डिश नहीं होती, चाइनीज़ पाकिस्तानी। मंचूरियन कैंडिडेट से मुराद ऐसा फ़र्द होता है जो एक जुर्म करने के लिए ब्रेन वॉश कर दिया जाए ड्रग्स के ज़रिए, टॉर्चर के ज़रिए, मेंटल सजेशन के ज़रिए, हिप्नोसिस के ज़रिए, और फिर वो अपना जब काम कर बैठे तो उसके बाद फिर वो आप उसको डिस्कार्ड कर दें। हमें तो ये बताया जाता था वॉर ऑन टेरर में, हमारे लिबरल्स भी बताते थे कि ऐसे, और हमारी स्टेट बताती थी कि ऐसे ऐसे कमरे बनाए हुए हैं TTP ने जहाँ पे बच्चों को जन्नत जहन्नम दिखा के वो उनको ब्रेन वॉश करते हैं। तो ये ब्रेन वॉशिंग अगर हम मानते हैं, और हम मानते हैं, तो क्या ये जो बानी है एस्पिनाज के, जो नॉर्थ कोरियन प्रिजन कैंप से इन्होंने विटनेस किया है, जो वियतनामीज़ प्रिजन कैंप्स में इन्होंने विटनेस किया, जो सोवियत, जो नाटसी, तो कुछ तजर्बा अमेरिका बहादुर का भी होगा या वो बहुत नेक है, कहीं वो इतने मोअज़्ज़ज़ फाते नहीं तो नहीं कि वो इन चीज़ों को तजर्बे में नहीं लाते। इस ज़िमन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा MK अल्ट्रा प्रोग्राम देखिएगा। एक एक प्रोग्राम था, उसको रिसर्च कर सकते हैं आप। अमेरिका का डिक्लासिफिकेशन हुई थी, उसकी सिर्फ इतनी सी कोई डेटा पब्लिकली आई थी, बाकी सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। MK अल्ट्रा एक प्रोग्राम था 1950 और 60s के अंदर, जहाँ अमेरिकन एजेंसियों ने हार्ड ड्रग्स, साइकेडेलिक ड्रग्स, सेक्सुअल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, साइकोलॉजिकल सजेशन, आइसोलेशन, हर किस्म की टेक्निक्स को डेवलप किया था इन ऑर्डर टू ब्रेन वॉश पीपल। और इन्होंने हज़ारों की तादाद में अमेरिकी कैदियों पे, अमेरिकी पेशेंट्स पे, अस्पतालों में, जेलों में कैदियों पे, यंग कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, और आम अनसस्पेक्टिंग मिलिट्री और इंटेलिजेंस अपैरेटस के काम करने वाले मुलाजमीन पर ये टेस्ट किए थे। तो साबितशुदा बात है कि हम पता नहीं क्या बना के बैठते हैं इन लोगों को। तो अब ये सारी सर्कमस्टांसेस नॉट विद स्टैंडिंग, डोनाल्ड ट्रंप असली चेहरा अपना बार बार दिखा रहा है, ब्लस्टर कर रहा है। आउटकम तो एक ही है ना, कि अमेरिका को किसी न किसी तरह था ये मानना पड़ेगा कि ईरान जो है वो लोकल एक पावर बन गया, या टोटल वॉर मुसलत करनी पड़ेगी, जो कि आई कांट से, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, पेशगोई नहीं करने बैठा। ट्रंप साहब ने कहा कि ईरान बेटर गेट स्मार्ट सून, ईरान अब सियाना हो जाए, क्योंकि अब आपको नो मोर मिस्टर नाइस गाय मिलेगा। यानी आपको अभी तक मिस्टर नाइस गाय ट्रंप मिला है, अल्लाह रहम ही फरमाए अगर ये नाइस गाय ट्रंप थे। और हम उम्मीद करते हैं कि ईरान इसको पखाई रखे डोनाल्ड ट्रंप को, वरना कहीं हमें देखना ही ना पड़ जाए ये मिस्टर नाइस गाय। अब आपसे मैं काफ़ी हफ्तों से, मैं 2 हफ्तों से लगभग रोज़ इंटरनेशनल ख़बरों की बात कर रहा हूँ, तो आज मेरी ख्वाहिश ये थी कि थोड़ा सा हम सांस लें सुख का, क्योंकि जो भी है, पाकिस्तान ने एक सीज़ फायर तो रिलेटिव सिक्योर किया हुआ है पूरी मिडल ईस्ट के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फ़ख्र की बात है। तो इस ज़मीन में मैं कुछ लोकल ख़बरें भी कवर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी मेरे ख़्याल में, चलो वो भी लिंक्ड है इस इंटरनेशनल ख़बर से, बट है तो एक पाकिस्तानी लोकल ख़बर, कि इंटरपोल की जानिब से, इंटरनेशनल पुलिस की जानिब से रेड नोटिस जो है, जिस तरह वो एक वारंट फॉर अरेस्ट होता है, जारी कर दिए गए हैं जनाब मलिक रियाज और उनके साहिबजादे अली रियाज के ख़िलाफ़। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशल है कि बहरिया टाउन का लूटा हुआ माल दुबई में पार्क हुआ था, उसको भी पाकिस्तान घर वापस लाने में ईरान का हाथ है। ये क्या? हाँ, और जो वहाँ प्रोजेक्ट फेल हो गया मलिक रियाज साहब का, चलो वो पहले ही फेल कर गया था, डीलरों से काम नहीं हो पाया था, पैसे नहीं पहुँचा पाए थे ना, हमारे मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी सख्ती हो गई थी। लेकिन जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं, जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह।
अब उसमें जो कुछ भी जान रंग था, जो चमक दमक थी, तो फिर क्या मलिक रियाज भी अब डिपोर्ट हो रहे हैं दुबई से? अगेन, मैं कोई बहुत नफरत या कोई सख्ती के दिल में जज्बात नहीं रखता मलिक रियाज साहब के लिए। एक कारोबारी हैं, कारोबारियों में से अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। वो जो टू कोट, वो जो गॉड फादर की लाइन है, द गॉड फादर किताब की, मारियो पूजो की, कि कोई बड़ा फॉर्चून जो है वो किसी क्राइम से ही शुरू होता है, तो मैं जज नहीं करता उनको, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं उन महकमों को जज करता हूँ जिन्होंने मलिक रियाज क्रिएट की, और एक नहीं, छोटे पैमाने पर दर्जनों हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उनकी सोसाइटियों में हम रहते हैं, उनकी फाइलों में हम ट्रेड करते हैं, उनका बिजनेस करते हैं। वो इकोसिस्टम है हमारी प्राइवेट सेक्टर का, क्योंकि मनी मार्केट्स वगैरह डेवलप नहीं थी, तो हमारी फाइनेंशियल मार्केट ज़्यादा रियल एस्टेट में लगी हैं, और मैंने उनमें काम किए 9 साल। तो हाउ डू यू फील मलिक रियाज वाली चीज़ के बारे में रोज़? सब पकड़े जाएंगे, सबका नंबर आएगा। सब बड़े जान, किसी जहाँ पुलिस में लगाना किया है, सबका नंबर आएगा। इतना खुश है ना मोटू। सलमान की क्या भाई भैया, इनडिफरेंट सी फीलिंग है ना, जैसे एक्साइटमेंट नहीं हुई एक्साइटमेंट मुझे। नहीं है, अच्छा, आई थॉट आई इट कोई वुड फर्क नहीं पड़ा। बी, यार देखे एक पूरी बियॉन्ड, कहते हो आप या करप्शन के खिलाफ कर रहे हो, करप्शन के खिलाफ, या क्या ये चक्री तक भी जाएगा मामला? क्या चक्री इंटरचेंज तक बात जाएगी? बड़ी ख़तरनाक बात है। अगर रियल एस्टेट से कोई वाकिफ़ हैं नौजवान, तो वो समझ जाएंगे कि चक्री रोड पे क्या कुछ हुआ है और क्या क्यों नहीं हुआ। ये इंटरचेंज मोटरवे का मशहूर है, और कह रहे हैं कि पिंडी इस्लामाबाद का नया हॉटस्पॉट है। एक और हॉटस्पॉट भी है बरीमाम, लेकिन वो मेरा ख्याल है एक और वजह से हॉटस्पॉट बना हुआ है। लेकिन ये चक्री रोड वाली बात भी सोचने वाली है। अच्छा, मुझे लगा था मैं बहुत खुशाइन तब्दीली होगी, माल आएगा, ये होगा, वो होगा, बट वो इतना मिसट्रस्ट है मेरे ख्याल में लोगों का पब्लिक सिस्टम में। मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, क्योंकि इंटरपोल से इस तरह पुल ऑफ करना मीन्स आपने डिप्लोमेटिक लेवरेजिंग काफ़ी तगड़ी की है। वो और बात है कि दुबई बचा नहीं है, इतनी पिटाई कर दी ईरान ने। बट एट द सेम टाइम मुझे लगा था जो एक्साइटमेंट होगी ना, मुझे जो थ्रिल होगी, जो किक होगी, क्योंकि पूरी एक सागा है ना माने लाइफ की। मलिक रियाज को हमने आँख खोली देखा, इंटरव्यूज़ हो, पहले वो हीरो था, फिर वो फिलैंथ्रोपिस्ट था, फिर वो ज़ीरो हुआ, फिर उसके स्कैंडल आए, फिर ये, फिर अब फिर वो गायब हो गया, फिर वो मीम बन गया, और आज वो बुज़ुर्ग अंकल हैं। उनकी अब फ़ोटो देखो तो वाकई में अंकल लगते हैं, बुज़ुर्ग लगते हैं। और अब वो वापस आ रहे हैं, लगता है ये अपने साहिबजादे के हमरा, और एयरपोर्ट पे रिसीव करने उनको, ज़ाहिरी बात है महर बुखारी साहिबा और मुबशिर लुकमान खड़े हों। आई एम सॉरी। हाँ हाँ, इसको मैं प्लीज़, आई एम सॉरी, मेरे पे इतना तीखा लगाना, बट ये डालना पड़ेगा, ये कौम के वसी तर मफाद में, दे हैव टू हेयर दिस जोक। जो बीज जो आपने बोए है वो आप फसल काटेंगे। हम बड़े हुए हैं आप लोगों को टीवी पे देखते हुए, वो इंटरव्यू देख के, तो अब हमें लतीफ़ा करने का हक है, इतना तो हक है। और अब हम भी सहाफ़ी हैं यूट्यूब के, तो हमें इतनी तो मोहलत दी जाए। What an iconic thing, man. That was such a ridiculous moment in all our lives. There is also really a ridiculous एक और by the way इंटरव्यू, अगर आपने देखना है मलिक रियाज साहब का। मलिक रियाज साहब का एक इंटरव्यू है, मुझे याद नहीं आ रहा कि इनके साथ है, बट आई थिंक जियो न्यूज़ के कोई, जहाँ उनकी बेगम, बड़ाई साहब वाला प्रोग्राम है, बेगम उनकी साथ हैं यार। उनकी बेगम उनको इतना थरली एम्बेरस करती हैं कि मैं कहता हूँ कुछ अल्लाह ना ऐसी जौजा से इंसानों की हिफाजत फरमाए, जिन पूरी तमाम इंसानियत की। ऐते हैं ही झूठे, ये तो हैं ही धोखेबाज। बार बार उनको झूठा और धोखेबाज कह रही थी मलिक रियाज को। दावा तो सभी करते हैं, लेकिन बहुत कम घरों में औरत का हुक्म चलता है। आपके यहाँ क्या है? मेरे घर में तो इसका चलता है जी, लोगों का मुझे पता नहीं। मेरा तो ऑल ओवर, मतलब मैं घर में भी होती हूँ, बाहर में भी होती हूँ मैं, मतलब, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया थोड़ा सा इसको, कि अब इतना बड़े स्केल पे काम हो गया कि अब मैं पूरा नहीं इसको लुक आफ्टर कर सकती। लेकिन पहले हम, मतलब हर जगह मेरी इन्वॉल्वमेंट होती थी, हर जगह। लेकिन अब इतने बड़े स्केल पे हो गया कि अब मैंने भी छोड़ दिया है, कि कितना इससे मैं पूछूंगी, इससे झूठ ही बोलना है ना, बस बोलने दो इसको। What a strange cultural moment, right? Like कि बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे, प्यार से नोटीनेस हो गई। बहुत ज़्यादा हो गया था ना, बहुत नॉटीनेस हो गई थी। नॉटी अली, स्पीकिंग ऑफ नॉटी अली, अनरिलेटेड न्यूज़, अली जफ़र साहब का जो मुकदमा है, जो वो जीते थे
मीशा शफ़ी साहिबा के ख़िलाफ़, जिसको आप डेफेमेशन वाला केस है, जबकि अभी भी माहिरीन से जब बात करते हैं लीगल के, वो कहते हैं कि यार जब बंदे का एक्चुअल हरासमेंट का ट्रायल जारी है तो डेफेमेशन का जो काउंटर सूट है अली ज़फ़र साहब का, वो कैसे वो जीत गए। बहरहाल ये लंबी तफसील हम नहीं बात करते, सब अब सब जुडिशियस है। मीशा शफ़ी साहब ने अपील कर दी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि सेशन कोर्ट से जो उनको जीत मिली अली ज़फ़र साहब को, उसको वो चैलेंज करती हैं कि वो 5 मिलियन की रकम नहीं देने को तैयार अली ज़फ़र को डेफेमेशन के लिए, यानी उनकी किरदार कशी करने के ऊपर। और बैकग्राउंड ये है कि अली ज़फ़र साहब ने 1 बिलियन मांगे थे, यानी रुपीज़ की जगह। मीशा शफ़ी ने मुझे जो इल्ज़ाम लगाया जिनसी हरासां करने का, उस इल्ज़ाम से जो मुझे डैमेजेस हुए हैं उसको उसका इज़ाला किया जाए। 2018 से लेकर 2026 तक ये बात चली है और इस बात को अब 8 साल हो गए हैं। तो इस साल आपको पता है लास्ट मंथ ये रूलिंग आई थी 31 मार्च को सेशन कोर्ट की तरफ से, और वो 1 बिलियन के बजाय उन्होंने 5 मिलियन, यानी 1 बिलियन तो मेरा ख्याल है कितने बनते हैं, अरब रुपए बनते हैं ना, तो वो उन्होंने कहा 50 लाख रुपए आप दे दें। ठीक है, वो भी एक बड़ी रकम है, छोटी रकम नहीं है, बहुत ही बड़ी रकम है, बड़ी शानदार गाड़ी आ जाती है उस रकम में। तो मीशा शफ़ी साहिबा कहती नहीं, एक ट्रायल कोर्ट ने फैसला जो है वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा अली ज़फ़र की जो है वो मौक़िफ़ ये है कि मुझे डैमेजेस हुए हैं, ये प्रूवन नहीं है ये बात, क्योंकि एक लॉजिकल माइंड से एक आम आदमी भी देखता है कि अली ज़फ़र की एडवर्टाइजमेंट्स ड्रामों में आना, टीवी पे आना, म्यूज़िक में आना, वो वैसा ही है, तो उनकी कमाई को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, उनकी इज़्ज़त नफ्स को या उनकी वो बिल्कुल कोर्ट्स के लिए फ़ैसला करना है। और तीसरी उन्होंने कहा कि जो मेरी कंप्लेंट थी प्रोविंशियल अम्बड्स पर्सन को, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं सरकार की तरफ से, इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से, जो डील करते हैं इस तरह के केसेस को, कि जो मैंने हरासमेंट की अपील की हुई थी वो कंप्लेंट डिसमिस की गई थी, और एक अपील की थी उस डिसमिसल के ख़िलाफ़, वो अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो जो मेरी ओरिजिनल अपील है हरासमेंट की, उसकी डिसमिसल की अपील अभी मुकम्मल नहीं हुई, तो उस मौजू से यानी वो भी साबित ही नहीं हुआ कि मैं हरासा की गई या नहीं की गई, या मेरी अपील या मेरी जो डिमांड है वो जायज़ है कि नहीं जायज़, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो उस फैसले से मुतल्लिक या उससे जन्म लेने वाली या उससे पैदा होने वाली पोटेंशियल डेफेमेशन कैसे उसका पहले फैसला हो सकता है। ये मतलब लॉजिकल एक सवाल है मेरे ख्याल में, और अदालतों को इस पर कोई यकीनन करीब वो कोई बेहतर फैसला सुना लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो आर्ग्यू करती है कि डेफेमेशन की जो हुक्म ये है कि डेफेमेशन हुई है, किरदार कशी हुई है, ये कम से कम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसको करना चाहिए था। और अब सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के अब तो हमारे पास, मैं ज़िमनी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, अब तो हमारे पास स्पेशल वो भी है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। तो ठीक है, कोई तीसरा केस भी फाइल कर देते हैं, इनमें से मशवरा करते हैं, उधर पिटिशन कर लें उसकी। अब तक केस के टोटल स्टेटिस्टिक्स हैं कि 9 काजी बदले हैं, 283 हेयरिंग्स हुई हैं, यानी 283 पेशियाँ हुई हैं, और 20 गवाह बुलाए गए हैं। अगेन वी विश द बेस्ट ऑफ लक कि जो ये मामला किया है, हम चाहते हैं कि इसमें इंसाफ को वो होना चाहिए, उसका बोलबाला होना चाहिए, और इसमें से कोई बेहतर रिजल्ट निकलना चाहिए। हकीकत ये है दोस्तों कि जो हरासा के केस हैं बनिस्बत जिनसी ज़बरदस्ती या तशद्दुद के केस जो होते हैं, उनके अंदर ही सेड शी सेड का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि साबित करना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस रिक्वायर करता है और गवाहियाँ रिक्वायर करता है, जो कि केस बिल्ड किया जा सकता है। तो ये आज तक एक प्रॉब्लम है जो मेरे ख्याल में रिजॉल्व नहीं हो सकी, कि जो मी टू की तहरीक चली मगरबी दुनिया के अंदर ख़वातीन की वर्क प्लेस में आने की वजह से और उनका मर्दों के शाना बशाना काम करने की वजह से, उसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है और जिनसी हरासा के केसेस ज़्यादा आते हैं बनिस्बत ज़बरदस्ती या तशद्दुद के। तो उस हरासा के प्रोसेस में कोई ऐनी या कोई आप समझें फ़िज़िकल ऐसे शवाहिद क्योंकि मौजूद नहीं रहते हैं, मटीरियल शवाहिद, कोई DNA हो, कोई सीमन हो, कोई नाखून के निशान हो, कोई स्किन हो, कोई इस तरह की जो DNA सैंपल्स आ जाते हैं, बाल हो, दांतों का निशान हो, इस तरह के जो नुकसानात, इस तरह की जराहें जो रह जाती हैं तशद्दुद और ज़बरदस्ती के केसेस के अंदर। तो हरासा बड़ी एक फ़ाइन लाइन में होता है, जहाँ कलाम अनकम्फर्टेबल क्रिएशन करना स्पेस की, कि किसी को कोना कर लेना या उनको छूना या टच करना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है साबित करना एक अदालत के निज़ाम में। तो मी टू मूवमेंट ने अदालत के निज़ाम को साइड स्टेप किया। ये एक बड़ा मसला है इसका, कि जो इंसानों का इस्टेब्लिश नॉर्म है हज़ारों साल से इंसाफ को उस इंसाफ के तकाजे पूरे करने का, उस नॉर्म को स्टेप अराउंड किया, एक उसको साइड स्टेप किया, और आवाम की अदालत में ला के सोशल मीडिया की बदौलत इंसान का पब्लिक ट्रायल करवाया, मर्द सेलिब्रिटी का।
अब इसकी एक जो जहाँ फ़ायदा नज़र आता है कि नहीं चलो ख़वातीन जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, उनके पास शवाहिद नहीं होते, लेकिन वो उसे तो पता ना कि वो मज़लूम है, उस खातून को तो पता है वो क्यों झूठ बोलेगी इस मामले के अंदर, वो क्यों अपनी बेइज्जती चाहेगी, अपनी शोहरत चाहेगी, नेगेटिव सेंस में इन्फमी, एक इतने नेगेटिव अपने ट्रॉमा को, अपने दुख को क्यों रिलीव करना चाहेगी। तो एक ये पहलू है, और यकीनन औरतों को एक मौका मिला और कहीं इससे बड़े बड़े केस निकले, जिस तरह वो वाइनस्टीन नाम है मेरा ख्याल है यहूदी, वो एक प्रोड्यूसर था अमेरिका हॉलीवुड का, वो भी जेल के अंदर है। एक तरफ ये है, लेकिन दूसरी तरफ फिर बड़ा सवाल ये है कि जो लोग ख़िलाफ़ हैं इस मौजू में कि नहीं ऐसी इल्ज़ाम तराशी करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इस तरह की किरदार कशी जो होती है वो औरतें फ़ेम के लिए कर सकती हैं, वो औरतें माल के लिए कर सकती हैं, मशहूर ताकतवर मर्दों के ख़िलाफ़ ज़्यादती के तौर पे करती हैं। मेरा इतना कोई तगड़ा मौक़िफ़ इधर और पे नहीं है कि हाँ दूसरी जो बात करते हैं कि अदालती निज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन कि आप चंद लोगों के, और यकीनन चंद ख़वातीन वाकई में उसमें मासूम हैं और शायद अक्सर भी हो सकती हैं, मैं कह नहीं सकता, कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है मेरे पास, डेटा नहीं है इसको साबित करने के लिए कि जो इल्ज़ाम लगाने वाली ख़वातीन हैं वो सारी मासूम हैं या अक्सर मासूम हैं या एक माइनॉरिटी है जिनके ख़िलाफ़ ज़्यादती हुई और वो मासूम है। मैं नहीं कह सकता, मैं इस पर कॉमेंट नहीं करता, लेकिन कम से कम ये कह सकता हूँ कि आप फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू आप इज्तिमाई निज़ाम को बर्बाद नहीं कर सकते, और जो एक्सेप्शंस होते हैं वो रूल को प्रूव करते हैं, और रूल जो है वो नॉर्म ये है कि अदालती डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए और उसके ज़रिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ़ैसला करती है जिसमें इंसान इत्तेफाक करते हैं, इज्तिमा करते हैं कि यार ये तरीक़ाकार है फ़ैसला करने का। हकीकत क्या है प्यारे दोस्तों कि जड़ से नस से जो इस्लाम की ख्वाहिश है कि ख़वातीन और मर्द के दरमियान ओपन इंटरेक्शन ना हो पब्लिक स्पेस के अलावा, और वो भी लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर जहाँ पे रूल्स ऑफ सेक्सुअल एंगेजमेंट, आँखों का पर्दा, जिस्म का पर्दा और गुफ्तगू और बिहेवियर्स, वो ही इसका बेहतर हल है, प्रिवेंशन। ये नहीं कि क्योंकि ये 50-60 साल का तजर्बा है इंसानों का, जहाँ औरतें मर्द शाना बशाना काम कर रहे हैं मॉडर्न मार्केट्स के अंदर। एक ये नहीं है कि फसल में YBG में अपनी ही बरादरी के अंदर जो है वो 100-200 लोग जो हैं औरतें और मर्द YBG के टाइम इकट्ठे काम कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट बिल्कुल और है। बट एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप टोटल एथनिक ट्राइबल स्ट्रेंजर्स के साथ और कौमों के लोगों के साथ और नस्लों के लोगों के साथ जिनके आपसे कोई पड़ोस नहीं, कोई भाईचारा नहीं, आप लाखों के शहर में चंद दर्जन आधा दर्जन लोग रहते हैं या न्यूक्लियर यूनिट फैमिली रहते हैं। ये मॉडर्न एक्सपेरिमेंट इतनी पुरानी नहीं है कि इसके लिए हम मर मिटें, और हमें मेरे ख्याल में मगरबी पैराडाइम से हट के अपनी इमेजिन करनी है वर्क स्पेसेस, अपनी पब्लिक स्पेसेस को री इमेजिन करना है इन द सेंस ऑफ जिस तरह पहले हुआ करती थी। सर आप अरब में या तुर्कों के यहाँ आप देखेंगे, इवन पुराने शहरों में जाएँ आप हिंदुस्तान में, तो मर्दों का खटकाने वाला जो कुंडा है वो अलग है, औरतों का अलग है कि दरवाजे में। कभी देखा है आप लोगों ने मेरे साहब? वो एक भारी कुंडा होता है जो मर्द खटखटाते हैं, और वो फिर सूक जिस तरह बाज़ार होते हैं पुराने आप इलाकों में जाएं तो लेडीज़ बाज़ार और मर्द बाज़ार हमेशा उनके अंदर, ठीक है, एक नेचुरल मिक्सिंग भी होती है, लेकिन एक नेचुरल सेग्रीगेशन भी होती है कि ये ख़वातीन का सेक्शन है, ये मर्दों का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुराद मेरा ये है कि जो हमारे स्ट्रिक्ट सेक्स और जेंडर के डिसिप्लिन रूल्स हैं इस्लाम के, उनको वापस लाने की ज़रूरत है, और वो किसी की इनफरादी मेहनत नहीं हो सकती, वो इज्तिमाई फ़ैसला ही होगा। ठीक है, शोबाजात हैं, ये फ़नून लताफ़त हैं, आर्ट्स हैं, अप्लाइड आर्ट्स हैं, इस तरह के शोबों में ज़्यादा इंटरेक्शन होती है ख़वातीन और मर्द की या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, बट इसके हमें ख़ुद से अपने कोई रूल्स दरियाफ़्त करने चाहिए ना कि कैसे इंगेज करेंगे प्रोफेशनली, ताकि हम ख़वातीन को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे सकें और हम मर्द हज़रात को जो है वो इस बदकारी में गिरने से बचा सकें। क्योंकि हर किस्म का जो मुजरिम होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे उसके अंदर अच्छाई भी होती है, खैर भी होती है। तो मौक़े ना फराम करना, यानी एक शुगर के मरीज़ को आप डायबिटीज़ के वो अड्डे पर नहीं ले जाएंगे ना कि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो गए बेकरी में खड़ा हो जाए, चल भाई बर्दाश्त कर बेकरी को, यू नो। एंड एट द सेम टाइम उनमें मर्दों को अपने वो रिस्पेक्ट और तमीज़ और वो तमद्दुन सिखाना होता है जिस तरह पहले हमारे माशरे हुआ करते थे, और इस तरह ख़वातीन को हिजाब, पर्दा, हया, उस सारी मामलात, और फिर सोशल इंटरेक्शन कैसे करनी है, सख्ती से बात करनी है मर्दों के साथ, हंसी मजाक ठट्ठा नहीं करना उनके साथ, दोस्ती यारी वगैरह वगैरह। ये सब बातें मेरी इंडिविजुअल चॉइस से, या सलमान या आपकी या किसी खातून बच्ची जो सुन रही है उससे नहीं वापस रिवर्स होना। ये कल्चरल सोशल ट्रेंड्स अब आ गए, हम सारे इकट्ठे बैठते खाते पीते यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में, और ये अब 25-30-40 साल से फिनोमेनन हो रहा है। तो हम क्या नया रास्ता इख्तियार करते हैं, आई कांट से। इस्लाम बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है इसके ऊपर, बट कल्चर बड़ा एक स्लो मूविंग थिंग, सोसाइटी और कल्चर। ऐसे नहीं होता कि टॉप डाउन हुक्म आता है कि चलो अब आज से तुम सारे बुर्का पहनो, और ये मुमकिन नहीं है। ये अंबिया के लिए मुमकिन है, ज़ाहिरी बात है, वो तो एक ख़ास
शान के साथ आए होते हैं और एक ख़ास उनके पास अल्लाह की आयात होती हैं, लेकिन ये आम माशरों के अंदर ग्रेजुअल चेंज के ज़रिए आता है। उतार चढ़ाव होता है, हया और ज़्यादा मजहबियत, कम मजहबियत, ये उतार चढ़ाव मौजूद है। तो अभी हम एक लो पॉइंट के ऊपर है, ख़ासतौर पर जेंजी के अंदर मैं देखता हूँ औरा जो होती है जिस्म की, मर्दों की और औरत की, उसका एहतराम वो नहीं है, निकरें पहनना और ये सब सारे मामला चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ बेहतर, इससे एक सोचने वाले को सोच मिलेगी कि क्यों मी टू मूवमेंट ख़त्म हो गई और उसके रद्द अमल में लोगों का इतना नेगेटिव रिएक्शन क्यों आया और मी टू मूवमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी आखिर। यानी इसको बड़े नुआंस तरीके से देखने की ज़रूरत है। हमारे मजहबी तबकात में ये जज्बात भड़कते हैं कि भाई ये सब औरतें नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बेकार और बदकार और बाजारी, ये बात बिल्कुल झूठ है और ये ना गैर मुनासिब है। और दूसरी तरफ जो फेमिनिस्ट एक आप कह लें ओवर रिएक्शन है टू यूरोपियन इन पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है ख़वातीन की, या यूरोपियन परसेप्शन ऑफ ऑपरेशन एंड फ्रीडम, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के उसको सुपर इम्पोज करते हैं हमारे यहाँ, रादर दैन कि हमारे कल्चरल रिलीजियस नॉर्म्स के उस पैमाने पे देखा जाए कि क्या हकीकत है, हकूक़ किसके कितने और क्या है और किस तरह से वो डिस्पेंस होने चाहिए हकूक़। और आखिरकार सबसे ज़रूरी खबर, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थंबनेल की खातिर रजब भाई को, रजब भट्ट साहब दी ग्रेड को दोबारा बेल मिल चुकी हुई है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।